गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत 30 मिनट 30 खबर के साथ और पहली खबर होगी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से, जहां पर भूस्खलन हुआ है। और इस खबर के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी की तरफ। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे और इस खबर के जरिए 30 सेकंड में आपको पूरी अपडेट देते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हो गया। पावर प्रोजेक्ट के पास हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। ये भूस्खलन किश्तवाड़ में निर्माणाधीन रटेल जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट साइट पर हुआ। जब इलाके में भूस्खलन हुआ तो उसके चालक और मजदूरों के साथ एक जेसीबी मशीन मलबे में दब गई। बचाव अभियान के दौरान एक और भूस्खलन हुआ, जिसमें कुछ और लोग फंस गए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज भारतीय वायुसेना को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज वडोदरा में भारतीय वायुसेना के विमान मैन्युफैक्चरिंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद वडोदरा में वायुसेना के C-295 परिवहन विभाग का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यूरोपीय कंपनी एयरबस और भारतीय समूह टाटा के एक कंसोर्टियम द्वारा इन विमानों का उत्पादन किया जाएगा। घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 से आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पूरी खबर जल्दी से आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी वडोदरा में रोड शो करेंगे। इसके बाद लेप्रिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी केवड़िया जाएंगे। यहां वो सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। 1 नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुंचेंगे, जहां वो स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के पंचमहल जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए 94वीं बार जनता को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वे कई बातों का जिक्र भी करेंगे। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी आज एक बार फिर रेडियो पर मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का सुबह 11 बजे प्रसारण होगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 94वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। गुजरात सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। पूरी खबर जल्दी से 30 सेकंड की रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। चुनाव से अन पहले गुजरात सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया है। कॉमन सिविल कोड पर लंबे मंथन के बाद शनिवार को कैबिनेट में इस पर कमेटी बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जो सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इसको लेकर गुजरात में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। गुजरात सरकार के फैसले के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इसके जरिए अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात सरकार के फैसले को विपक्ष सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कॉमन सिविल कोड के जरिए असली मुद्दे से भटकाना चाहती है। विपक्षी नेताओं को गुजरात सरकार के इस फैसले में खोट नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव में उसे इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 1989 से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और अब धीरे धीरे वो इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
हिमाचल चुनाव में बीजेपी प्रचार प्रसार में जुट गई है और ऐसे में जेपी नड्डा आज तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर समेत कई स्टार प्रचारक भी मौजूद रहेंगे। पूरी खबर जल्दी से 30 सेकंड की रिपोर्ट में। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना टॉप गियर लगा दिया है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में विजय संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। जेपी नड्डा एक साथ 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी शंखनाद करेंगे। चुनावी रैली के जरिए जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरेंगे। जेपी नड्डा के अलावा हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी समेत कई दूसरे स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हिमाचल में विजय का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से रैलियों की शुरुआत करने जा रही है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी रैलियां करेगी। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 विजय संकल्प रैलियां करवाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने के नारे को बुलंद करने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रिमंडल के 10 सहयोगियों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक आज प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान से चुनावी शंखनाद करेंगे। भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पुष्कर धामी, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर समेत तमाम स्टार प्रचारकों की आने वाले दिनों में जनसभाएं होंगी। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का कार्यकाल। और इसी बीच अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता को बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह की बातें केजरीवाल करते हैं। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अराजकता का प्रतीक बताया। अरविंद केजरीवाल के नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल लोगों का ध्यान अपनी फर्जी बातों से हटाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल हिंदुत्व कार्ड को छलावा करार दिया। और अब बात करते हैं बाबा के बुलडोजर की। तो बाबा का बुलडोजर रामनगरी अयोध्या आज पहुंचने वाला है और आज वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा। राम जन्मभूमि भक्ति मार्ग जाने वाले पथ पर दुकानों को खाली कराने का जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके बाद आज बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। अयोध्या प्रशासन ने शनिवार को मुनादी का दुकानदारों से अतिक्रमण खाली करने की अपील की थी। बता दें कि राम जन्मभूमि भक्ति मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। बावजूद कुछ दुकानदारों ने अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं किया है। और इसी बीच देश भर में आस्था के महापर्व छठ पर्व पर आज जो तीसरा दिन है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। छठ पूजा में डूबते सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व है। इस अवसर पर श्रद्धालु नदी तालाब में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इसे देखते हुए नदियों तालाबों के घाटों को साफ सुथरा कर उसे सजाया जाता है। श्रद्धालु आज शाम गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ छठ पूजा का अनुष्ठान संपन्न होगा। और अब बात करते हैं प्रदूषण से बढ़ती परेशानी की। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है और यही कारण है कि अब लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट होगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने एनसीआर के सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत पाबंदियों को तुरंत लागू करें। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इस मामले में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और दिल्ली में यूएनएससी की बैठक में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और डिजिटल स्पेस को कम करने पर मंथन हुआ। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट।
यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता पहली बार भारत ने की है और इसका फोकस आतंक में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दुरुपयोग पर रहा। बैठक में न सिर्फ चुनौतियों पर चर्चा हुई बल्कि आतंक को जड़ से खत्म करने पर भी मंथन हुआ। यूएन में भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को वैश्विक समस्या बताया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से अलर्ट और एकजुट रहने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी समूहों के टूलकिट में शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं, जिसने सरकारों और रेगुलेटरी बॉडीज दोनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बेटियों के मसलों को लेकर अब राजस्थान सरकार लगातार फंसती नजर आ रही है और यही कारण है कि अब एनएचआरसी ने भी रिपोर्ट तलब की है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के भिलवाड़ा में स्टैंप पेपर पर होते बेटियों की सौदे की खबर ने राजस्थान समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कैसे मासूम बेटियों को चंद रुपए के लिए दलालों के हाथों सौंपा जा रहा है। दलाल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा बकायदा स्टैंप पेपर पर इन मासूम बच्चियों का सौदा कर इनकी बोली लगा रहे हैं। और ये सब हो रहा है भिलवाड़ा के जहाजपुरा विधानसभा में। प्रशासन की नाक के नीचे बेटियों की खरीद फरोख्त को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीम बनाकर जवाब तलब किया है। जम्मू कश्मीर के नदी मार्ग नरसंहार मामले में 9 साल बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द गवाहों के बयान को दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट। ने आदेश दिया है। साल 2003 में पुलवामा के नदी मार्ग में नरसंहार हुआ था, जिसमें 24 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मृतकों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश जारी कर मामले से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करने को कहा। अब बात मध्य प्रदेश के अफीम तस्करों की करते हैं, जो लगातार पुलिस टीम पर हमला कर रखे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के अफीम तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला किया है। इस हमले में पुलिस का एक जवान और एक राहगीर घायल हुआ है। पुलिस जवान और राहगीर दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों को इलाज के लिए मंदसौर रेफर किया गया है। दरअसल एनडीपीएस यानी नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी आरोपी ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। यूपी के सहारनपुर में आज मदरसों का सम्मेलन होना है और इसमें देश भर से 4500 मदरसों के संचालक शामिल होंगे। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद में मदरसों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में देश भर के मदरसों के 4500 संचालक जुटेंगे। सम्मेलन का मकसद मदरसा संचालन की समस्याओं और शिक्षा की बेहतरी पर चर्चा होगी। साथ ही मदरसों के संचालन में आने वाली परेशानियों को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दारुल उलूम में होने वाले सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सम्मेलन में शिरकत को लेकर मेहमानों का देवबंद पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब बात करते हैं शर्मसार कर देने वाली खबर की। दरअसल ये खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के पटेल नगर में एक बहन के साथ छेड़छाड़ करने के मसले का विरोध करने पर एक भाई की बेरहमी से दरिंदों ने हत्या कर दी। चाकू से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के पटेल नगर में नाबालिग लड़के की चाकू से गोदकर हत्या। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर के सामने ही बदमाशों ने नाबालिग लड़के को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। हत्या की इस पूरी वारदात का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दोनों आरोपियों ने मिलकर मनोज की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के दोनों नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार ने हत्या में कुछ और लोगों के शामिल होने की बात कही है। और अब अगली खबर आपको बताते हैं, चोरी के आरोप में इंदौर में 2 युवकों की जमकर भीड़ ने धुनाई कर दी। क्या कुछ पूरा मामला रहा, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। तालिबानी सजा का ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक बड़ी सब्जी मंडी से बाहर निकल कर आया है। जिसने भी ये वीडियो देखा एक बार उसका दिमाग सुन पड़ गया। सामान ढोने वाले ट्रक से बांधकर नाबालिग इन 2 लड़कों को घसीटता जा रहा है। बदहवास से दोनों लड़के पहले पीटा गया, फिर घसीटा गया। पीड़ित दोनों लड़के अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज जारी है। पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर भी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब बात उत्तर प्रदेश के रायबरेली की करते हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर चला और बताया ये जा रहा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण खाली कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों की दुकानें तोड़ दी गई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा भी मौजूद रही। दरअसल बदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज एम्स के सामने लोगों ने दुकानें बनवाई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहां आने वाले मरीजों को करना पड़ता है, जिसको देखते हुए PWD विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया है। असम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है, सख्त कार्रवाई करते हुए। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। असम पुलिस ने विदेशी घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर वापस भेज दिया है। पुलिस ने इन नागरिकों को असम के अलग अलग जिले से हिरासत में लिया था। 8 बांग्लादेशी नागरिकों में से 5 को करीबगंज से, 1 को कछार से, 2 को कामरूप जिले से पुलिस ने हिरासत में लिया था। सभी को पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेज दिया है। असम पुलिस के मुताबिक पिछले 1 महीने में 17 बांग्लादेशी, 3 स्वीडिश और 7 जर्मन नागरिक समेत 27 विदेशियों को वापस उनके वतन भेजा जा चुका है। और अब बात दक्षिण कोरिया के सियोल की करते हैं, जहां पर हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान, पार्टी के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि सैकड़ों लोगों की जान उस भगदड़ में चली गई। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मचने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आया है। ये हादसा सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान हुआ। सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल के लिए करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए। सियोल प्रशासन के मुताबिक अभी 270 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इस मामले में आपात बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा सरकार शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन तेज कर दिया है और ऐसे में ये आंदोलन और उग्र दिन ब दिन होता जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने इसके लिए एक लॉन्ग मार्च शुरू किया है, जिसे हकीकी मार्च का नाम दिया है। लाहौर से शुरू हुआ ये मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान हजारों समर्थकों के साथ यहां तब तक धरना देंगे जब तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे देते। इमरान का दावा है कि शहबाज से 25 किलोमीटर के दायरे में ही प्रधानमंत्री है। इस्लामाबाद के बाहर उनको कोई नहीं पूछता है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हकीकी मार्च को रोकने के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी इस हकीकी मार्च को रोका जाए। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान के हकीकी मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने और खराब हालत से निपटने के लिए आंसू गैस और पेपर गन से लैस 13,000 से ज्यादा जवानों को इस्लामाबाद में तैनात किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान आजादी मार्च निकाल रहे हैं। इससे पहले वो मई 2022 में आजादी मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने पर यह हिंसक हो गया था, जिसके बाद आजादी मार्च को खत्म कर दिया गया था। रूस ने यूक्रेन के तोपखानों को ड्रोन से तबाह कर दिया है। जबरदस्त तरीके से ये आक्रमण हुआ। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के तोपखानों को तबाह कर दिया। बमबारी में यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। रूस ड्रोन से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। बमबारी के बाद यूक्रेन के लिमांस्की शहर में चारों तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने रूसी हमलों में 4 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है और 10 से ज्यादा नागरिकों के घायल होने की बात स्वीकार की है। युद्ध की आग में झुलस रहे यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने के लिए अब अमेरिका आगे आ रहा है और डॉलरों में उसे मदद देने की कोशिश अब अमेरिका कर रहा है। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। युद्ध की आग में जल रही यूक्रेन की आर्थिक हालात और खराब होती जा रही है। यूक्रेन पूरी तरह से कर्ज में डूबता जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से मदद की पेशकश की है।
वॉशिंगटन ने अतिरिक्त सैन्य सहायता में 27.50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद की घोषणा की है और सैन्य सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, एंटी आर्म माइनर सिस्टम, कई सैटेलाइट संचार एंटेना और छोटे हथियारों के लाखों राउंड गोला बारूद शामिल है। वहीं रूसी मिसाइलों से यूक्रेन में पावर संकट गहरा गया है और ऐसे में यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई पावर स्टेशन को तबाह कर दिया है, जिससे यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों में ब्लैकआउट खतरा मंडराने लगा है। मिसाइल हमलों और गोलाबारी की वजह से यूक्रेन के कुछ शहर बिजली के बिना अंधकार में डूब गए हैं। कीव के मेयर ने चेतावनी दी कि राजधानी का पावर ग्रिड आपातकालीन मोड में काम कर रहा है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति 50% तक कम है। यूक्रेन के बाकी शहरों में भी पावर संकट गहरा होता जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पावर संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। युद्ध के बाद यूक्रेन की हालत लगातार पस्त होती जा रही है और लगातार भूखमरी की स्थितियां यूक्रेन के कई शहरों में देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब आर्थिक सहायता एक तरफ की जा रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीनों में युद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई इलाकों में भूखमरी की नौबत आ गई है। यूक्रेन के बखमुट इलाके में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। रोटी के लिए यूक्रेन के लोग कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रूसी हमले की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग किस कदर रोटी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं रूस ने सभी दुश्मनों को एक साथ जवाब देने के लिए डेड हैंड ग्रेनेड का निर्माण किया है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। रूस ने डेड हैंड का निर्माण अपने सारे दुश्मन देशों को एक साथ जवाब देने के लिए किया है। डेड हैंड एक ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली है जिसे परमाणु हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल तब होगा अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होगी। इस सिस्टम के साथ जुड़े लोगों का एक ही काम होता है, वो ये देखना कि सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। ये सिर्फ कुछ चेकलिस्ट और कमांड फॉलो करते हैं। इस सिस्टम में इंसानों का दखल ना के बराबर है।